हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एग्जाम टाइम। सर, आज हम लोग करने वाले हैं सीयूईटी 2022 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर। बेसिकली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। देखो यार, इस वीडियो में मैं अलग अलग पार्ट्स में, देखो जो टोटल सीयूईटी 2022 के जो क्वेश्चंस है ना, सीयूईटी 2022, ठीक है, इसको बाइफरकेट किया गया दो पार्ट्स में। 25 क्वेश्चंस हैं हमारे जनरल सेक्शंस के और 75 हमारे कॉमर्स के क्वेश्चंस हैं। तो फिलहाल मैं स्टार्ट करूंगा 75 क्वेश्चन से। क्लियर। और इन 75 क्वेश्चंस को मैं अलग अलग पार्ट्स में स्प्लिट कर दूंगा। ठीक है, 25 क्वेश्चंस करके मैं 3 पार्ट में ये कवर अप करवा दूंगा, और जो ये रह गए 25 क्वेश्चन, इसको एक अलग से प्रॉपर एक वीडियो में करवा दिया जाएगा आपको। ठीक है। सो स्टार्ट करेंगे। अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, सो दैट उन्हें भी पता चल पाए इस चैनल पे सीयूईटी पीजी को लेकर तैयारी करवाई जाती है। सो मूव करते हैं अपने हमारे जो क्वेश्चन नंबर 26 है उस पे। जस्ट वेट फॉर अ मिनट। चलो आ गया यहाँ पे। तो हमारा जो यहाँ पे क्वेश्चन निकल कर आया है, जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे होगे, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है, एज पर द प्रिंसिपल ऑफ वॉट नो वन कैन मेक प्रॉफिट बाय इंश्योरिंग विद द मल्टीपल इंश्योर्स। तो ये आपके इंश्योरेंस चैप्टर से, इंश्योरेंस लॉ एंड अकाउंट करके जो सीयूईटी पीजी में टॉपिक है, उससे निकल कर ये क्वेश्चंस आया है। तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। पूछा जा रहा है कौन से प्रिंसिपल के अनुसार, किस प्रिंसिपल में ऐसा कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति इंश्योरेंस से प्रॉफिट नहीं कमा सकता है। इंश्योरेंस का उद्देश्य क्या होता है कि जिस फाइनेंशियल पोजीशन में आप थे, उसी फाइनेंशियल पोजीशन में आपको वापस लाना। तो ये क्या, कौन सा प्रिंसिपल कहता है? तो ये प्रिंसिपल कहता है कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन में सीधा बोला गया है, जितना आप डिजर्व कर रहे हो, जितना आपका फाइनेंशियल लॉस है, इंश्योरेंस कंपनी आपके उतने ही लॉस को कवर करेगी, अननेसेसरी प्रॉफिट्स आपको कमाने नहीं देगी। तो मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वो भी हमारा दूसरा है, वो भी इंश्योरेंस जैसे सब्जेक्ट से निकल कर आया। तो दो क्वेश्चंस तो अभी हमें इंश्योरेंस के मिल गए। तो फर्स्ट देखो, क्वेश्चन अब बोला क्या गया, विच प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस इज नॉट एप्लीकेबल टू लाइफ इंश्योरेंस। इनमें से कौन सा इंश्योरेंस, कौन सा प्रिंसिपल, प्रिंसिपल की बात की जा रही है, पढ़ाया था मैंने, इनमें से कौन सा प्रिंसिपल लाइफ इंश्योरेंस पे एप्लीकेबल नहीं है? ऑप्शन ए है अटमोस्ट गुड फेथ, दूसरा ऑप्शन में अगर तुम्हें दिखाऊं कॉजा प्रॉक्सिमा, तीसरा तीसरा आता है सब्रोगेशन, और चौथा आता है इंसरेबल इंटरेस्ट। तो यहां पे एप्लीकेबल है सब्रोगेशन। ठीक है, ये लाइफ इंश्योरेंस पे अप्लाई नहीं होता है। ये चीज़ याद रख लेना। अगर तुम्हें क्लैरिटी नहीं है तो जाकर इंश्योरेंस वाला लेक्चर देखो, 4 लेक्चर में मैंने इंश्योरेंस कवर अप करवा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पे देखो मैच लिस्ट पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 28 है हमारा, कैपिटल मार्केट, इंश्योरेंस सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, टेलीकॉम सेक्टर। 4 अलग अलग सेक्टर्स दे रखे हैं और उनसे मिलता जुलता एक इंस्टीट्यूशन दे रखा है, अलग अलग इंस्टीट्यूशन दे रखा है, कह सकते हो रेगुलेटरी बॉडीज दे रखा है। अब हमें क्या करना है, उसे उससे मैच करना है। जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे होगे, कौन सा सबसे फर्स्ट कौन सा है, कैपिटल मार्केट है। कैपिटल मार्केट को किससे तुम मैच करोगे, बताओ जरा मुझे। वैसे ही इंश्योरेंस सेक्टर है, इंश्योरेंस सेक्टर को किससे मैच करोगे? क्लियर है। बैंकिंग सेक्टर है, टेलीकॉम सेक्टर है, इन सबको हमें किससे मैच करना है, हमें अभी फिलहाल ये समझना होगा। तो जैसा कि तुम यहाँ पे देख पा रहे होगे, कैपिटल मार्केट को किससे मैच करोगे, सेबी से मैच करोगे। कैपिटल मार्केट किससे मैच होगा, सेबी से मैच होगा। वहीं अगर बात की जाए इंश्योरेंस सेक्टर की, तो इंश्योरेंस सेक्टर को किससे मैच करोगे, जरा ध्यान से सोच के बताना। इंश्योरेंस सेक्टर को आईआरडीए से मैच करेंगे, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। बैंकिंग सेक्टर को किससे करोगे, आरबीआई से, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और टेलीकॉम सेक्टर को किससे करोगे, ट्राई से। तो ये 4 इस तरह से कुछ मैच होगी। कैपिटल मार्केट सेबी, इंश्योरेंस सेक्टर आईआरडीए, बैंकिंग सेक्टर आरबीआई और टेलीकॉम सेक्टर ट्राई। तो अगर हम लोग इसको लिख कर देखें कि कैसा ये बन रहा है, कैपिटल मार्केट मतलब ए का 3 यहाँ पे होगा, बी का क्या होगा भाई बताना जरा, इंश्योरेंस। इंश्योरेंस को तुम करोगे किससे मैच, आईआरडीए से। सी बैंकिंग है तो आरबीआई से मैच करेंगे, और डी हमारा टेलीकॉम है तो इसे ट्राई से मैच करेंगे। तो यहाँ पे ये मैंने नंबरिंग लिख दिया, तो मैं दोबारा से सही कर दे रहा हूँ। आई आर डी ए 4 पे आएगा, आर बी आई सेकेंड पे आएगा, और डी में आएगा 1। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन सी आंसर होगा। क्लियर है ये चीज़? तीसरा क्वेश्चन अभी तक हमने देखा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 29, चौथा क्वेश्चन हमारा।
देखो पूछा क्या गया, द शेयर कैपिटल ऑफ ए आरआरबी इज सब्सक्राइब्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड स्पॉन्सरिंग बैंक इन द रेशियो ऑफ, ये बैंकिंग में हम पढ़ेंगे, सीजी, स्टेट गवर्नमेंट और स्पॉन्सरिंग बैंक जो होते हैं उनका कुछ ना कुछ रेशियो होता है यहाँ पे। वो यहाँ पे कौन सा रेशियो होगा ये हमें बताना है बेसिकली। तो इसका आंसर होगा 50:15:35। सेंट्रल गवर्नमेंट का कितना होता है 50%, स्टेट गवर्नमेंट का 15% और जो स्पॉन्सर बैंक होते हैं उनका 35% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक इज एस्टैब्लिश्ड टू सपोर्ट एग्रीकल्चर फाइनेंस। देखो मैं बताऊं तुम्हें, ये हमारा बैंकिंग से क्वेश्चन था, ये भी हमारा बैंकिंग से क्वेश्चन है। तो इनमें से कौन सा बैंक है जो कि एग्रीकल्चर फाइनेंस को सपोर्ट करता है? तो जाहिर सी बात है, क्या आंसर लगाओगे? नबार्ड ना? चलो नबार्ड का फुल फॉर्म जरा बताना मुझे। चलो आगे अगर बात करें यहाँ पे, नेक्स्ट हमारा जो निकल कर आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन नॉट एन एसेट ऑफ कमर्शियल बैंक, इनमें से कौन सा एसेट नहीं है कमर्शियल बैंक का? तो बिल ऑफ एक्सचेंज आ जाता है भाई, कैश रिजर्व विथ आरबीआई आता है, मनी लेंड टू कस्टमर, ये सब चीज़ आता है, लेकिन डिमांड डिपॉजिट जो होता है वो इसके अंदर नहीं आएगा। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो क्या होगा हमारा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एसेट फंक्शन ऑफ मनी। मनी के जब तुम फंक्शंस पढ़ोगे तो उसमें आता है एक एसेट हेडिंग फंक्शन, मतलब आता क्या है, जैसे यूनिट ऑफ अकाउंट, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, किसमें एसेट से रिलेटेड बातें की जाती है उसको कंसिडर किया जाता है एसेट फंक्शन। कौन सा होगा इसमें? बताओ जरा, बता सकते हो? तो इसका जो राइट आंसर होगा मैं बता रहा हूँ, स्टोर ऑफ वैल्यू। मनी की वैल्यू को, मनी को स्टोर करना। तो अगर मनी तुम्हारे पास है तो काइंड ऑफ एसेट है ना तुम्हारे पास। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट आता है, इन ऑर्डर टू इंक्रीज मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। हमारे इकोनॉमी में अगर मनी की सप्लाई बढ़ानी है, मनी का फ्लो बढ़ाना है, मनी का सर्कुलेशन इकोनॉमी में बढ़ाना है, तो क्या किया जाए? पहला ऑप्शन है कि बैंक रेट और सीआरआर दोनों को बढ़ा दो। दूसरा है बैंक रेट को बढ़ाना है, सीआरआर घटाना है। तीसरा है बैंक रेट घटेगा और सीआरआर घटेगा। और चौथा है बोथ बैंक रेट एंड सीआरआर शुड बी डिक्रीज। तो क्या आंसर होना चाहिए? बैंक रेट अगर बढ़ा दोगे, बैंक रेट अगर घटा दोगे तो लोन इजीली अवेलेबल हो जाएगा, लोग आराम से लोन खरीदना स्टार्ट कर देंगे कम रेट पे। ठीक है, तो ऑप्शन जो होगा डी इसका राइट आंसर होगा। वैसे ही सीआरआर जो होगा, ये सब जानते हो ना क्या होता है? वैसे पढ़ाऊंगा मैं भी, अभी मैंने नहीं पढ़ाया है। तो इन सब से हम इकोनॉमी में सप्लाई बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर इन्वॉल्व्ड अंडर मार्केटिंग मैनेजमेंट फंक्शन। मार्केटिंग यहाँ पे आ गया, इनमें से कौन सा मार्केटिंग के अंदर आएगा? कलेक्शन ऑफ मार्केटिंग, मार्केटिंग कोऑर्डिनेशंस, मार्केटिंग कंट्रोलिंग, मार्केटिंग प्लानिंग और मार्केटिंग इवैल्यूएशंस। तो इसमें से हमें सही उत्तर चूज करना है। ऑप्शन है ए बी सी, ए बी डी, और दिखाऊं तो ए बी सी डी एंड ए बी सी डी ई, सारे के सारे कौन से आएंगे बताना है तुम्हें। तो देखो पूछा है कि मार्केटिंग मैनेजमेंट में इनमें से कौन सा फंक्शन आएगा, तो कलेक्शन ऑफ मार्केटिंग आएगा ही, मार्केटिंग कोऑर्डिनेशन भी आएगा, मार्केटिंग कंट्रोलिंग भी आता है, मार्केटिंग प्लानिंग भी देखते हैं और मार्केटिंग का इवैल्यूएशन भी हम देखते हैं। तो ये सारे के सारे ही इसके अंदर आ जाएंगे। ठीक है, चलो अब यहाँ पे अपना नेक्स्ट हम देखते हैं, राइजिंग प्रमोशन कॉस्ट एंड श्रिंकिंग प्रॉफिट। प्रमोशन कॉस्ट बढ़ रहा है, प्रॉफिट घट रहा है, श्रिंक हो रहा है, आर द रिजल्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, ये किसका रिजल्ट होगा? आंसर बताना है। तो जिसका राइट आंसर होगा हाइटेंड कंपटीशन। कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, प्रमोशन पे प्रमोशन किए जा रहे हैं, प्रमोशन में पैसा फूक रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है? प्रॉफिट फिर भी कम आ रहा है क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो क्या होगा? सी। चलो 36 की अगर बात करें तो एक यहाँ पे डेफिनेशन दिया गया है और पूछा गया है किन्होंने ये बोला, मार्केटिंग क्या एक ह्यूमन एक्टिविटी है डायरेक्टेड एट सेटिस्फाइंग नीड्स एंड वांट्स थ्रू एक्सचेंज प्रोसेस। किन्होंने ये बात बोला? तो हमारे फिलिप कोटलर भाई साहब ने ये बात बोला। नेक्स्ट बात की जाए अगर क्वेश्चन की, मैच लिस्ट दिया गया है यहाँ पे, मार्केटिंग चैप्टर से ही है, हमें यहाँ पे करना होगा मैच। ठीक है,
प्रोडक्ट है, प्राइस है, प्रमोशन है, प्लेस, पीस दे रखे हैं और एलिमेंट्स कौन सा किसका यहाँ पे होगा वो हमें मैच करना है। तो जैसे कि देख पा रहे होगे, प्रोडक्ट की अगर बात की जाए तो प्रोडक्ट पे हमें क्या मिलती है, वारंटी मिलती है सर। और अगर मैं मैच करके खुद से देखूँ तो प्रमोशन किस में आता है, पर्सनल सेलिंग में, पर्सनल सेलिंग का एलिमेंट है। प्लेस 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 फैक्ट्री लोकेशन डाल दो और प्राइस इतना डाल दो, तो सेम डिट्टो सारा मैच हो गया, तो ऑप्शन ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। एडवर्टाइजिंग डज नॉट अपीयर टू बी इम्पॉर्टेंट इन, ये क्वेश्चन तुम्हारे ईयर में ड्रॉप रहा था क्योंकि क्वेश्चन में एरर था। एडवर्टाइजिंग डज नॉट अपीयर नहीं, डज अपीयर टू बी इंपॉर्टेंट, डज नॉट नहीं होना चाहिए, डज अपीयर टू बी इंपॉर्टेंट इन होना चाहिए। ऑप्शंस दे रखा है यहाँ पे, ब्रांड इमेज, हाईलाइटिंग स्पेसिफिक फीचर, इंफॉर्मेशन, ऑल ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ये सारे का सारा सही होगा कि एडवर्टाइजिंग ब्रांड इमेज बनाने में भी जरूरी है, स्पेसिफिक फीचर को एडवर्टाइज हाईलाइट करने में इंपॉर्टेंट है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने में भी एडवर्टाइजमेंट नेसेसरी है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में हुई गलती, यहाँ पे डज की जगह डज नॉट लग गया, ये वाला जो देख रहे थे तुम, ये डज नॉट जो था ये लग गया, इसके कारण से सारा खेल बिगड़ गया, इसको ड्रॉप मान लिया गया और सभी को ये इस पे मार्क्स फ्री में मिला। तो ऐसे इसका आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव। चलो नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39। देख रहे हो मार्केटिंग से भी बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। कस्टमर बाय फ्रॉम स्टोर्स एंड फर्म्स दैट ऑफर्स द हाईएस्ट लेवल ऑफ व्हाट। कस्टमर वैसे दुकान से खरीदेगा, वैसे स्टोर से खरीदेगा जहां उसे क्या सबसे ज्यादा मिले, कंपनी इमेज, वैल्यू फॉर मनी, कस्टमर्स परसीव्ड वैल्यू या सेटिस्फैक्शन। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा वैल्यू फॉर मनी, सॉरी वैल्यू फॉर मनी तो नहीं होगा। एक मिनट, देखो इसका जो आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए कस्टमर परसीव्ड वैल्यू। ठीक है, कस्टमर परसीव्ड वैल्यू, ग्राहक द्वारा अनुभूत मूल्य। 40 की अगर बात की जाए तो आता है प्रमोशन मिक्स इज द पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन ऑफ प्रमोशनल टूल यूज्ड बाय कंपनी टू डैश विद द ऑडियंस। बेसिक क्वेश्चन, टू कम्युनिकेट विद द ऑडियंस। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बेसिक क्वेश्चन है। देखो अलग अलग पार्ट्स में मैं 25-25 ही क्वेश्चन करवाऊंगा, कोशिश करूंगा कि 15 मिनट में मैं सारे ये तुम्हारे 25 क्वेश्चन करवा दिया करूं। फिर आता है यहाँ पे 41 क्वेश्चन, देख लो जरा एक बार। In a perfect competitive market, a firm to be in equilibrium in the long run achieves normal profit only when, माइक्रो इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन आ गया। एक परफेक्ट कम्पिटिटिव मार्केट, एक फर्म एक परफेक्ट कम्पिटिटिव मार्केट में इक्विलिब्रियम कब अचीव करती है, ओनली कब, एवरेज कॉस्ट एंड एवरेज रेवेन्यू विल बी इक्वल, मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल रेवेन्यू विल बी इक्वल, नहीं, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड मार्जिनल रेवेन्यू विल बी इक्वल, नहीं, जब एवरेज कॉस्ट आई के इक्वल हो, एम सी ए आर के बराबर हो और ए आर एम आर के सब इक्वल हो, ठीक है, तब जाकर होता है। उसके बाद देखते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द टूल आ गया माइक्रो इकोनॉमिक्स से। देखो अभी तक हमने देखा इंश्योरेंस से 2-3 क्वेश्चन मिल गए, बैंकिंग से 3 क्वेश्चन, मार्केटिंग से 3 से 4 क्वेश्चन, माइक्रो से दूसरा मिला है अभी तक, तो हर यूनिट से एक एवरेज मानकर चल सकते हो। तो यहाँ पे अगर मैच कर पाओगे तुम, देखोगे ज़रा क्या बोला गया है, डिमांड एनालिसिस। डिमांड एनालिसिस किससे मैच होगा सर, डिमांड तो प्राइस से मैच होना चाहिए, नहीं 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 नहीं, डिमांड प्राइस से नहीं। चलो देखते हैं और भी पढ़ते हैं यहाँ पे। सबसे पहले डिमांड एनालिसिस डिमांड फोरकास्टिंग से होगा। कॉस्ट एंड प्रोडक्ट एनालिसिस कॉस्ट आउटपुट रिलेशनशिप में आता है। कैपिटल मैनेजमेंट किस में डालोगे, प्राइस में, और प्रॉफिट प्रॉफिट पॉलिसी से। तो सारा सेम हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द, ए नहीं, ए में नहीं है, ऑप्शन डी है ना, डी इज द राइट आंसर। क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा क्वेश्चन पीछे रह गया, चलो ये भी इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेथड फॉर मेजरिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड व्हेन द चेंज इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी सब्सटेंशियल। बताओ जरा, सब्सटेंशियल रहे। नीचे दी गई विधियों की मांग की लोच के मापन में कौन सी विधि है जब किसी वस्तु के मूल्य में परिवर्तन अत्यधिक हो। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आर्क मेथड।
नेक्स्ट आता है यहाँ पे क्वेश्चन हमारा, इफ द मार्जिनल कॉस्ट, चौथा क्वेश्चन है इको का, माइक्रो इको का, इफ मार्जिनल कॉस्ट इज अबव एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एट द टाइम व्हेन द आउटपुट इज राइजिंग। अब तुम यहाँ पे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का ग्राफ बना लो, ठीक है, और मार्जिनल कॉस्ट दोनों का रिलेशनशिप तुमने पढ़ा होगा कॉस्ट चैप्टर में, तब जाकर ये तुम क्वेश्चन कर पाओगे। नहीं देखो यार, मैंने इस क्वेश्चन का कुछ तुम्हें गलत आंसर दिया है, मुझे जहाँ तक लग रहा है। इस क्वेश्चन में मुझे थोड़ा सा डाउट है, मैं इस क्वेश्चन को तुम्हें अलग से सॉल्व करके बताऊंगा। मुझे आर्क मेथड वैसे लग रहा है, लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ इसमें, मैं इसका चेक करके टेलीग्राम ग्रुप में अपडेट दे दूंगा, ठीक है। अच्छा देखो, ये भी रह गया क्वेश्चन हमारा। 43 में बोला क्या, अंडर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन समझते हो ना, प्राइस को लेकर भेदभाव, प्राइस विल बी हायर इन द मार्केट जहां पे डिमांड क्या हो, लेस इलास्टिक हो। इसका 43 का सी होगा। 44 में थोड़ा सा डाउट है, मैंने तुम्हें बताया। फिर उसके बाद आता है मार्जिनल कॉस्ट इज एवर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एट द टाइम व्हेन आउटपुट इज राइजिंग। तो इसके लिए तुम्हें ग्राफ तैयार करना होगा, उसको तैयार करके तुम समझ सकते हो। वैसे इसके आंसर की बात करूँ तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज राइजिंग इसका आंसर होगा। चलो अब आगे देखते हैं, यहाँ पे मैच लिस्ट आ गया फिर से। अब कॉस्टिंग से तुम्हारा आ गया, कॉस्ट अकाउंटिंग से हमने मैक्रो से कितना देखा, 4 से 5 क्वेश्चन हमें देखने को मिले। तो अब यहाँ पे हमें ये चीज़ समझना होगा, जरा रुक जाना। चलो, क्या इस क्वेश्चन में पूछा है देखते हैं जरा। इन्वेंट्री कंट्रोल, इन्वेंट्री कंट्रोल एलपीपी है, गेम थ्योरी है, इन्वेंट्री वैल्यूएशन है, गेम थ्योरी को में आता है। तो इसको अगर तुम मैच करोगे, मैं तुम्हें अगर इसको मैच करके बताऊं तो इसका मैच कैसे कुछ इस प्रकार से होगा, देखते जाना। इन्वेंट्री कंट्रोल वीईडी एनालिसिस में आ जाता है, पढ़ोगे भी तुम, पढ़ाऊंगा मैं। फिर इन्वेंट्री वैल्यूएशन का, इन्वेंट्री वैल्यूएशन आ जाता है, एक मिनट, गेम थ्योरी का सैडल पॉइंट आएगा, इन्वेंट्री वैल्यूएशन फीफो, और जो बच गया एलपीपी सिंप्लेक्स में आएगा। तो देखो यहाँ पे ना इकोनॉमी, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स और कॉस्टिंग को मर्ज करके एक मैच लिस्ट दिया गया है। जो इसका आंसर निकल कर आएगा वो होगा, ए का 4 है, बी का क्या डाला मैंने 1, सी का मैंने डाला है 3, सॉरी सी का 2। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं क्वेश्चन तुम्हें दिखाऊं, द ईओ क्यू ऑफ एन आइटम इज कैलकुलेटेड यूजिंग द एनुअल डिमांड टुगेदर विथ, किसके साथ पूछा जा रहा है, टुगेदर विथ यहाँ पे बोला गया है। तो क्या आंसर दोगे तुम, ऑर्डरिंग एंड होल्डिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग एंड कैरिंग कॉस्ट, याद आ रहा है कुछ, पढ़ोगे कॉस्टिंग में भी इसे तुम। फिर अगर और मैं तुम्हें थोड़ा सा और क्वेश्चंस दिखा दूं यहाँ पे, 48, 2-3 क्वेश्चन और जो हमारे, 48 क्या कहता है, 48 क्या कहता है बताओ, एक मिनट। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू इन द कंटेक्स्ट ऑफ कंपनी लॉ, कंपनी लॉ से क्वेश्चन आ गया यहाँ पे। इन द केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर्स स्टैंप ड्यूटी इज एसेंशियल, जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। फॉर ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स नो कंसिडरेशन इज नेसेसरी, शेयर्स जब ट्रांसफर करते हैं तो हमें कोई भी कंसिडरेशन की जरूरत नहीं पड़ती है, ऐसा क्या, बिल्कुल। तीसरा है, ए पर्सन कैन नॉट बी डायरेक्टर ऑफ मोर देन 30 कंपनीज एट द सेम टाइम, आईपीओ स्टैंड फॉर इनिशियल पब्लिक ऑब्लिगेशन, गलत। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग इज अ टाइप ऑफ गवर्नमेंट अंडरटेकिंग। तो इसका जो राइट आंसर मुझे लग रहा है ए, बी और ई है, ये 3 है, तो ये सी इसका आंसर होगा, ठीक है। चलो अब देखते हैं 49, फिर से मैच लिस्ट आ गया, कंपनी लॉ के क्लॉजेज आ गए हैं यहाँ पे, ठीक है, पर हो गया एमओए क्लॉजेज वगैरह जो होते हैं उसके अंदर आ गए हम लोग। अब सीरियल नंबर डालने बोला, सीरियल नंबर क्लॉज का दे रखा है, यहाँ पे टाइटल दे रखा है, सबका हमें क्या करना है, यहाँ पे सीरियल नंबर देना है। तो यहाँ पे देख पा रहे होगे जैसे कि अगर तुम इसको सीरियल नंबर देते हो तो कैसे दोगे बताओ ज़रा। सबसे फर्स्ट नेम क्लॉज आता है, नेम क्लॉज सबसे फर्स्ट आता है ना, सबसे फर्स्ट कौन सा आता है, नेम क्लॉज आता है। उसके बाद कौन सा आता है, लाइबिलिटी क्लॉज आती है ना।
इसका आ जाएगा ये वाला, ठीक है। उसके बाद अगर तुम्हें बताऊं मैं, ऑब्जेक्ट क्लॉज, उसके बाद लाइबिलिटी क्लॉज, और चौथा आता है एसोसिएशन क्लॉज। तो इस प्रकार से तुम याद रख सकते हो, ठीक है। चलो लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 50 है। क्या बोला है? स्टाफिंग इंक्लूड्स, स्टाफिंग में क्या क्या आएगा? ट्रेनिंग, अप्रेजल, प्लेसमेंट, डायरेक्टिंग, क्या क्या आता है? ए एंड सी ऑप्शंस दे रखा है, ए एंड सी। उसके बाद का ऑप्शन क्या है? बी एंड सी। फिर उसके बाद ए बी सी एंड डी। क्या क्या स्टाफिंग में आएगा, जल्दी बताओ। तुम्हारे लिए छोटा सा होमवर्क, इस क्वेश्चन को कर लेना। क्वेश्चन नंबर 50, फिर बाकी के जो आगे क्वेश्चन होंगे वो मैं नेक्स्ट सेशन में करवाऊंगा। सो देखो 25-25 क्वेश्चन लेकर चल रहा हूँ। 25-25 कॉमर्स तुम्हारा टोटल समझ के चलो, एक ईयर के 4 वीडियोस दिया करूँगा, आराम से देखना, डिटेल डिस्कशन चलता है, ठीक है। सो एक चीज़ बताना चाहूँगा, जो भी बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं सी यू ई टी पी जी एम कॉम के लिए, वो एग्ज़ाम टाइम का सी यू ई टी पी जी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन सब्सक्रिप्शन है, अफोर्डेबल प्राइस पे। वेरियस फीचर्स इसके अंदर इंटीग्रेट किए गए हैं, जैसे लाइव प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर्स है, नोट्स है, ऑनलाइन टेस्ट है, प्रीवियस ईयर पेपर है, डाउट सॉल्विंग स्ट्रैटेजीज। प्राइसेस बहुत ही ऑफ रखा गया, कम रखा गया, जल्दी प्राइसेस हाइक होने वाली हैं। तो जो भी बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं, अभी बहुत ही कम प्राइस पे इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ इसमें रिवीजन सीरीज भी फ्री में है, इंटीग्रेटेड है। अभी तो नहीं, जब एग्जाम होगा तब रिवीजन करवाया जाएगा। तो अगर इसे ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने ऐप का लिंक दे दिया है, वहाँ से ज्वाइन कर लो जाकर। प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर लो और स्टोर सेक्शन में ऐप देखने को मिल जाएगा। तुम्हारे कोई भी डाउट्स होते हैं तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हो। ये टेलीग्राम ग्रुप हमारा, और ये हमारी वेबसाइट है, और स्टोर पे, प्ले स्टोर पे हमारा ऐप भी मिल जाएगा। सो एंड करते हैं अपने आज के सेशन को, मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।